नमस्कार। आज बात करेंगे तेलंगाना की, जहां पे राजनीतिक सरगर्मियां एकदम से अचानक ही तेज हो गई हैं। Today we will talk about Telangana, where the political activity has suddenly picked up in the last week or 10 days. यहाँ पे पक्ष विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ रोज ही स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरह से पॉलिटिकल स्लग फेस्ट चल रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि के चंद्रशेखर राव जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और टीआरएस के अध्यक्ष भी हैं, वो किसानों को उकसा रहे हैं एजिटेशन करने के लिए। ही इज कोक्सिंग द फार्मर्स टू गेट इनटू एन एजिटेशनल मोड। ये क्यों हो रहा है? पिछले कुछ दिन की, एक हफ्ते की जो अखबारों की कटिंग है वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तरह तरह की बातें बीजेपी कर रहे हैं और तरह तरह की बातें केसीआर कर रहे हैं। और बात यहाँ पे जो हो रही है वो राइस के जो जो प्रोक्योरमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उसको लेकर ये लोग यहाँ पर नाराज हैं और वही इश्यू केसीआर ने एक एजिटेशन के रूप में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय बंडी और केसीआर के बीच में एक वॉर ऑफ वर्ड चले जा रहा है। ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है, ये काफी इसका स्तर नीचे गिर चुका है। ऑलमोस्ट एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और किसी बात को लेकर केसीआर ने यहाँ तक कह दिया कि मैं आपकी जबान काट दूंगा। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने एक एपिसोड भी किया था हुजूराबाद के बारे में। यहाँ पर अभी हाल ही में एक बाईपोल हुआ। उसका कारण था यहाँ के एक मंत्री जो एटला राजेंद्र, उनको टीआरएस ने सस्पेंड कर दिया, पार्टी से निकाल दिया था। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन पर करप्शन चार्जेस भी हैं और उन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन की, री इलेक्शन हुआ और ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा जो था बुरी तरह से इस पर लड़ाई हुई। टीआरएस ने अपने 3 मंत्री यहाँ पे 3-4 महीने से बिठा रखे थे। उसमें हरीश राव भी थे जो कि उनके एक बहुत ही बड़े मंत्री हैं। वो भी हुजूराबाद में कैंप कर रहे थे। तरह तरह की स्कीमें उन्होंने टीआरएस ने चलाई। आपको मैंने दलित बंधु के बारे में भी बताया था। लेकिन एटला राजेंद्र लोकल कैंडिडेट थे। वो किसी भी पार्टी के हो, उन्हें जीतना ही था और वो यहाँ से 23,800 वोट से जीत गए। हालांकि उनकी विनिंग मार्जिन जो है पिछले इलेक्शन से काफी कम हो गई, जब वो 67,000 वोट से ज्यादा जीते थे। बीजेपी वॉज नेचुरली इलेटेड। बीजेपी को बहुत खुशी हुई। संजय बंडी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है, वो करीमनगर से एमपी हैं और उन्होंने भी ये इलेक्शन एक पर्सनल चैलेंज की तरह ले रखा था। जीत के बाद उनकी पोजीशन बीजेपी के अंदर भी मजबूत हो गई। स्टेटमेंट्स इधर से भी आने लगे, स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आने लगे और इस लड़ाई में केसीआर खुद स्वयं कूद गए और एक तरह से तू मैं शुरू हो गई। तो अब जो है लड़ाई जो है वो अब बीजेपी और टीआरएस के बीच में बहुत साफ हो गई है। बीजेपी हालांकि एक ही सीट जीती, उनकी पहले एक सीट थी, अब 2 हो गई हैं। तो इससे असेंबली की इक्वेशन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। टीआरएस और अलाइज अभी भी 119 में से 94 सीट्स उनके पास हैं। लेकिन ये एक तरह से खतरे की घंटी है। आगे चल के बीजेपी और भी सीट्स जीत सकती है और इसी डर से जो है चंद्रशेखर राव ने एक स्ट्रैटेजी बनाई और उन्होंने रातों रात ये जो फोकस था, बीजेपी का जो एडवांटेज था, वो उसको शिफ्ट करने में वो कामयाब रहे। उन्होंने एकदम से बात कर दी राइस प्रोक्योरमेंट की और राइस प्रोक्योरमेंट कहते ही संजय बंडी भी कूद गए, बीजेपी भी कूद गई और जो वो खुशी थी बीजेपी को जीतने की, वो कहीं गुम हो गई, पीछे रह गई। आज यानी 15 नवंबर को
चंद्रशेखर राव ने एक टीआरएस के लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाई है, जिसमें व्हिप इशू किया गया है कि हर एमएलए को वो अटेंड करना जरूरी है। इस मीटिंग में वो प्लान फाइनलाइज कर रहे हैं कि किसान हर प्रोक्योरमेंट ऑफिस जो कि केंद्र सरकार का है, उसके आगे अपना राइस और पैडी ले जाके बैठेंगे और एजिटेशन करेंगे जब तक के वो लोग खरीद नहीं लेते हैं। तो ये एक स्टेट वाइड एजिटेशन शुरू कर रहे हैं जहां पे किसानों को पूरी तरह से इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब ये किसान का मूवमेंट सडनली इनको एकदम से कैसे याद आया? जहां तक मेरे को समझ आती है, he has taken a cue from north, जहां पे किसान मूवमेंट हो रहा है, 1 साल से हो रहा है, और उसके होते हुए बीजेपी को नुकसान हर स्टेट में हो रहा है। और आने वाले चुनाव में ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन है कि बीजेपी यूपी में 100 से ज्यादा सीट लूज करेगी और वेस्टर्न यूपी में कोई भी सीट नहीं मिलेगी। कहीं पे चंद्रशेखर राव ने ये देखा कि ये एक बहुत ही फायदेमंद स्ट्रेटजी है और उन्होंने भी एक किसानों को लेकर यहाँ मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। और जब भी किसानों का वर्ड आता है या शब्द आता है तो बीजेपी बैकफुट पर हो जाती है। तो ये एक उन्होंने स्ट्रेटजी ली हुई है और जहां तक लगता है ये एक लॉन्ग टर्म एजिटेशन है और कहीं पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लिंक कर देंगे। दूसरा जो इसमें ये हुआ है, वो अभी तक टीआरएस जो थी वो डिली डाली कर रही थी किसान मूवमेंट को सपोर्ट करने में। वो कभी हाँ बोलते थे, कभी ना बोलते थे। अब इस एजिटेशन को सपोर्ट करने के बाद वो अब खुली तरह एक मैदान जंग में आ गए हैं जहां पे he is going to now take on बीजेपी और अगले आने वाले इलेक्शन में वो ये देखेंगे कि बीजेपी पावर में नहीं आ पाएगी, एटलीस्ट तेलंगाना में। तो अब ये सारा किस्सा जो है राइस को लेकर है, तो चलिए देखते हैं ये राइस का क्या खेल है और ये कौन इसमें सही है और कौन गलत है। सबसे पहले मैं मुद्दा बता दूं यहाँ पे क्या है। केसीआर के मुताबिक यहाँ पे जो चावल उगाया है किसानों ने वो केंद्रीय एजेंसी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं उठा रही है और इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि ये हम लोग ले रहे हैं बट जो चावल ये लोग बेच रहे हैं उसकी केंद्र में जरूरत नहीं है, जिसको के पार बॉइल्ड राइस यानी कि उबला हुआ जो राइस होता है, सेमी कुक्ड राइस होता है, वो बेच रहे हैं और उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास केंद्र में 4 साल का स्टॉक है और इसी को लेकर एजिटेशन हो रहा है कि अगर आप ये चावल नहीं लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और उस पर संजय बंडी ने भी ये बोल दिया कि आपको चावल उगाने से पहले सोचना था, अगले साल से आप चावल उगाना बंद कर दीजिए। तो ये बेसिक मुद्दा है, चलिए देखते हैं इसके डिटेल्स। सो इट्स ऑल अबाउट राइस। हम राइस के बारे में बात करेंगे। एफसीआई जो है वो 3 तरह का राइस प्रोक्योर करता है किसानों से। पहला है व्हाइट राइस जो कि नॉर्मल राइस जो हम और आप खाते हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी कम मानी जाती है। दूसरा है पैडी जो कि रॉ राइस है जो फील्ड से छिलके के साथ आता है, वो प्रोक्योर करते हैं। और तीसरा है पार बॉइल्ड राइस यानी कि सेमी कुक्ड राइस। ये एक प्रोसेस होता है, इसमें किसान इन्वेस्ट करते हैं इस प्लांट में और फिर ये राइस बनता है। तो इस पे थोड़ा खर्चा ज्यादा आता है, इसकी कीमत भी मार्केट में ज्यादा होती है। इसके एग्जैक्ट कंजम्पशन फिगर्स मेरे को नहीं मिले हैं बट जो कि इंटरनेट से पता चला है वो करीब 50% बॉइल्ड राइस हिंदुस्तान में कंज्यूम किया जाता है। बॉइल्ड राइस का जो मेन मार्केट है वो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, थाईलैंड, जापान, वियतनाम, कोरिया। यहाँ पे बॉइल्ड राइस ही खाया जाता है। पिछले साल हमारे देश में 12,022.7 लाख मैट्रिक टन राइस का उत्पादन हुआ। इसमें से सब ऊपर की जो 2-3 प्रमुख स्टेट्स हैं वो हैं वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, उड़ीसा इत्यादि।
जब आंध्र तेलंगाना दी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था तो वो सबसे ऊपर नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पर होता था। ये जो 10 स्टेट्स हैं दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, यानी कि जो टोटल उत्पादन है उसका 70% ये 10 स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं। ये है राइस प्रोडक्शन मैप ऑफ इंडिया पिछले साल का। जैसा कि मैंने कहा, जो ग्रीन स्टेट्स हैं वहां पे सबसे ज्यादा राइस होता है, उसके बाद पंजाब में, फिर ये जो ब्लू स्टेट्स हैं तीसरे नंबर पर ये स्टेट्स हैं, और फिर बाकी कंट्री आता है। ये दो प्रमुख स्टेट्स हैं, उड़ीसा प्रमुख है और फिर बाकी कंट्री। लाल जो एरिया है वहां नहीं, ना के बराबर होता है या वहां का डेटा है नहीं। हालांकि राइस प्रोक्योरमेंट पर पॉलिटिकल असर नहीं पड़ना चाहिए, बट जस्ट मैं एक रेफरेंस और याद दिला रहा हूं कि ये जो स्टेट्स हैं इनमें इलेक्शन नेक्स्ट ईयर ड्यू है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और गुजरात। और यहाँ पे पंजाब को छोड़ के सभी राज्यों में बीजेपी सरकार जो है वो पार्टी इन पावर है, तो उनके लिए ये बहुत ही क्रूशल इलेक्शन है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, और दूसरा है फार्मर्स एजिटेशन, ये भी एक बीजेपी को काफी परेशानी का विषय बनता जा रहा है। तो इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए ही राइस का जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। इस टेबल पे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। ये जो है टोटल प्रोक्योरमेंट की बात कर रहा है। मैंने अभी आपको दिखाया था प्रोडक्शन 12,022 लाख टन हुआ, और हमने उस साल में जो एफसीआई ने जो प्रोक्योर किया वो 600 लाख मेट्रिक टन, यानी कि आधा या थोड़ा सा आधे से कम प्रोक्योरमेंट हुआ है। बाकी जो चावल है या जो है वो किसान कंजम्पशन के लिए, बीज के लिए या अपने आप बेचते हैं। पिछले साल तेलंगाना में 94.5 लाख मेट्रिक टन राइस का प्रोक्योरमेंट हुआ एफसीआई द्वारा। ये कंसिस्टेंटली पिछले 5-7 साल से ये बढ़ता जा रहा है, और इस साल एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ और उसकी वजह से प्रोक्योरमेंट भी बहुत बढ़ा है। ये जो यहाँ पे जो यील्ड बढ़ी है या प्रोडक्शन बढ़ा है उसके 3 मेन कारण हैं। एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज जो सरकार ने यहाँ पर क्रिएट की हैं, मिशन काकातिया, मिशन भागीरथी एंड कालेश्वरम प्रोजेक्ट। कुल मिलाकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हुआ 3-4 साल में ये क्रिएट किया है। एंड दीज आर वंडरफुल फैसिलिटीज एंड टाइमली कंस्ट्रक्शन, एंड एट टाइम्स ये बजट के अंदर इन्होंने कंप्लीट किया है। उस वजह से जो ये सारा इलाका है नदर्न तेलंगाना का, उसकी एक तरह से काया पलट हो गई है। एंड द रिजल्ट्स आर देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू सी। राइस प्रोडक्शन हैज ग्रोन अप ड्रामेटिकली एंड नाउ इट अपीयर्स के लेने वाले नहीं हैं। लेकिन इस साल में यहाँ प्रोडक्शन तेलंगाना का होते हुए भी प्रोक्योरमेंट हैज फॉलन डाउन एब्सोल्युटली जीरो, ऑलमोस्ट नील के बराबर प्रोक्योरमेंट हुआ है, मात्र 0.1%, जहां के तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन लास्ट ईयर 15% था सेंट्रल पूल के लिए। अगर आप देखें पंजाब में, नाउ पंजाब इज अ पोल बाउंड स्टेट, यहां से ऑलमोस्ट 71% इस साल का जो राइस है वो यहां से प्रोक्योर कर लिया गया है। दूसरा, यहाँ पे किसान आंदोलन भी चल रहा है। सेम थिंग आप देखिए हरियाणा में जितना भी उनका लास्ट ईयर का प्रोक्योरमेंट था लगभग उतना ही इस साल भी कर लिया गया है। यहाँ से उनका जो हरियाणा का जो कंट्रीब्यूशन है सेंट्रल पूल में वो करीब 23% इस साल आ गया है, जबकि पहले सालों में वो 7-8-9% रहता था। उनका सारा का सारा राइस प्रोक्योर कर लिया गया है क्योंकि ये भी एक पोल बाउंड स्टेट है। सिमिलरली जो कि एक छोटे पैमाने पर है उत्तराखंड, वहां से भी ऑलमोस्ट उनका आधा राइस उठा लिया गया है। ये भी स्टेट अभी जाएगी इलेक्शन के लिए। एंड लास्ट में उत्तर प्रदेश। नाउ दिस इज वेरी सरप्राइजिंग।
आपने पंजाब से राइस ले लिया, हरियाणा से ले लिया, उत्तराखंड से ले लिया, जो नॉर्मल बाकी किसी स्टेट से राइस नहीं लिया है। और उत्तर प्रदेश में भी आपने कुछ भी नहीं प्रोक्योर किया, जबकि लास्ट ईयर आपने 44 लाख मैट्रिक टन लिया था। इस साल हार्डली आपने 1% लिया हुआ है। ये भी एक पोल बाउंड स्टेट है। नाउ इसका वजह क्या है, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। हैज बीजेपी गिवन अप ऑन वेस्टर्न यूपी? ये सवाल मेरे मन में आता है। आपका क्या इसमें कमेंट है, जरूर लिख भेजिए। So here is the all India procurement chart for this year. इस साल के लिए जो procurement का चार्ट है, जैसा कि मैंने कहा, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से बल्क ऑफ द राइस, एंड उत्तराखंड, यहाँ से बल्क ऑफ द राइस लिया गया है। टोटल प्रोक्योरमेंट 231 लाख मैट्रिक टन है, जो इन 3 स्टेट से पूरी की गई है। बाकी कहीं से भी राइस नहीं उठाया गया है। उधर केंद्रीय सरकार ये भी कहती है कि हमारे पास स्टॉक्स जरूरत से ज्यादा हैं। तो आइए देखते हैं कि इस समय देश में खाद्य पदार्थों का स्टॉक कितना है। ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का लेटर डेटेड 8/11/2021, 8 नवंबर का है। और उस दिन जो टोटल स्टॉक है देश में, वो यहाँ पर दिया गया है व्हीट और राइस का मिला के। तो राइस, व्हीट एंड टोटल, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइस का टोटल जो है वो है 229 लाख मैट्रिक टन। इस वक्त देश में राइस जो है वो प्रोक्योर कर लिया है। हमारे यहाँ कुछ नॉर्म्स होते हैं बफर स्टॉक मेंटेन करने के, ऑपरेशनल स्टॉक्स और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के। ये 2015 से लागू किए गए हैं और उसके मुताबिक अक्टूबर महीने में जो राइस का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए या बफर स्टॉक, वो करीब 100 लाख मैट्रिक टन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास इस वक्त कहीं जरूरत से ज्यादा राइस, इनफैक्ट व्हीट का भी हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक इस समय सरकार खरीद चुकी है। तो शायद अब आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। हमारे देश में लास्ट ईयर एक बम्पर क्रॉप हुई, काफी ज्यादा यहाँ पे राइस और व्हीट का उत्पादन हुआ। प्रोक्योरमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाया क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी थे। इस साल में सरकार चूजी हो गई, उसने 2-3 स्टेट से पूरा माल खरीद लिया और बाकी देश से कुछ नहीं खरीदा। इससे बाकी देश के किसान नाराज हो गए। आज जो प्रॉब्लम तेलंगाना में है वो कल उड़ीसा में भी होगी, बंगाल में भी होगी, क्योंकि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो उसको कहाँ लेके जाएंगे। सरकार जो प्रोक्योर करती है वो पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करती है और एक्सपोर्ट्स के लिए करती है, और जो केंद्रीय सरकार की फ्री फूड वगैरह स्कीम्स है उसके लिए करती है। इन दिनों दुनिया में एक फूड शॉर्टेज, इम्पेंडिंग फूड शॉर्टेज है, क्योंकि कोरोना के दिनों में ज्यादातर देशों में फूड प्रोडक्शन में गिरावट आई है। केवल भारत में ही ये फूड प्रोडक्शन ज्यादा रहा है। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो हर जगह एक इम्पेंडिंग राइस एंड फूड क्राइसिस की बात हो रही है। इज देयर अ शॉर्टेज इन द यूके? नो शॉर्टेज ऑफ राइस बट प्लीज स्टॉप होर्डिंग हांगकांग जो है। तो ये जो है एक अपॉर्चुनिटी है भारतीय सरकार के पास इस वक्त राइस एक्सपोर्ट करने की। तो कौन सही कौन गलत, इस वक्त तो ऐसा लगता है कि केसीआर अपने स्टेटमेंट में सही है। ये जो किसान आंदोलन यहाँ पे शुरू हो रहा है या कराया जा रहा है वो पूरी तरह से सफल होने की उम्मीद है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त केंद्रीय सरकार के पास क्षमता है और ज्यादा अनाज उठाने की। तो इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। नमस्कार।